स्विट्जरलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जोहान्स नाइडर अम्मान ने एक साझा प्रेस वार्ता को संबोधित किया। स्विट्जरलैंड ने एनएसजी में भारत की सदस्यता को अपना समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति को आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कौशल विकास के लिहाज से स्विट्जरलैंड के वैश्विक मानकों का लाभ उठा सकता है भारत। स्विट्जरलैंड के व्यवसायियों को भारत में व्यवसाय करने का दिया पीएम ने न्योता। सरकार ने न चुकाए ऋणों से निपटने के लिए बैंकों को कानूनी रूप से और सशक्त करने का किया फैसला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ की समीक्षा बैठक में ऋण प्रवाह, बैंकिंग सुविधाओं को बेहतर करने पर किया गया विचार विमर्श। व्यापार करने की सुविधा पर आधारित वैश्विक खुदरा विकास सूची में लगाई ऊंची छलांग, भारत पहुंचा दूसरे पायदान पर। दुनिया भर के 30 विकासशील देशों में खुदरा निवेश की रैंकिंग और विकास सूची हुई जारी। जीडीपी विकास दर में वृद्धि और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बेहतर पारदर्शिता के कारण भारत को मिली दूसरे पायदान पर जगह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी नारायणसामी ने आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने वी नारायणसामी और उनके कैबिनेट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि पिछले माह हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस डीएमके गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। 2014 में डेनमार्क की महिला से गैंगरेप और लूटने के मामले में 30 हजारी कोर्ट ने 5 लोगों को दोषी करार दिया है। डेनमार्क की 52 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के मामले में 3 किशोरों समेत 9 लोग आरोपी थे। जनवरी 2014 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास जब ये महिला पहाड़गंज स्थित होटल का पता पूछने गई तो चाकू की नोक पर महिला को लूटकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। कोर्ट 9 जून को इस सजा पर सुनवाई करेगा। गुजरात में अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने साल 2002 की गोधरा घटना के बाद गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में सुनवाई करते हुए फैसले को 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले में अदालत 24 दोषियों के खिलाफ फैसला सुनाएगी। गुरुवार को विशेष अदालत के न्यायाधीश पीबी देसाई ने 66 आरोपियों में से 24 को दोषी ठहराया था। जाट आरक्षण मामले पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आरक्षण पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी। इधर कोर्ट द्वारा आरक्षण पर रोक लगाने के बाद हरियाणा में जाट नेताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर से अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जाट आंदोलनकारियों के उग्र आंदोलन से निपटने के लिए राज्य में लगभग 20,000 सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी से लोग बेहाल। राजस्थान के श्रीगंगानगर और फालोदी में पारा चढ़कर 47 डिग्री पहुंचा। मौसम विभाग ने केरल में 2-3 दिन के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की जताई उम्मीद। दिल्ली में आज शाम धूल भरी आंधी आने की आशंका। श्रीलंका में सेना के एक कैंप के विस्फोटकों के भंडार में आग लगने से कई धमाके हुए हैं। राजधानी कोलंबो के नजदीक सलावा कैंप इलाके में लोगों को अपने घरों से भागते हुए देखा गया। पुलिस ने कहा कि धमाके इतने जोरदार थे कि मलबा मुख्य सड़क और आसपास के इलाकों तक फैल गया। तालिबान बंदूकधारियों ने पूर्वी अफगानिस्तान की एक अदालत में हमला कर कम से कम 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मरने वालों में नवनियुक्त मुख्य वकील भी थे। पुलिस ने बताया कि हमला उस समय किया गया जब नवनियुक्त वकील अकरम निजाद अपनी नियुक्ति से संबंधित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस धमाके में बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। रियो ओलंपिक के लिए सुशील और नरसिंह यादव में से किसे भेजा जाएगा, इस बात को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रियो ओलंपिक में शामिल होने के लिए सुशील और नरसिंह यादव के बीच ट्रायल नहीं होगा, यानी नरसिंह यादव ही रियो ओलंपिक में भाग लेने जाएंगे। भारतीय प्रोफेसर पराशर कुलकर्णी ने साल 2016 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है। सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर कुलकर्णी को उनकी काउ एंड कंपनी नामक लघु कथा के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 2500 पाउंड यानी करीब 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम नाम से चलाए जा रहे कैंपेन के तहत स्विट्जरलैंड में 78% लोगों ने मुफ्त में सैलरी लेने का ऑफर ठुकरा दिया। इस कैंपेन के तहत मांग की जा रही थी कि देश के सभी लोगों को सरकार बिना कामकाज के मिनिमम सैलरी दे, पर रेफरेंडम में केवल 22% लोगों ने इसका समर्थन किया। ऐसी मांग को लेकर वोटिंग कराने वाला स्विट्जरलैंड दुनिया का पहला देश है।